बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 9। और आज हम इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन भी होंगे। तो पहले पोर्शन में हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, मगर आज के लेक्चर का आगाज हम एक खूबसूरत गजल से कर रहे हैं। वो शेर है कि कई अहबाब गायब हो गए बेकार होते ही, यानी जब मैं बेकार हुआ तो मेरे दोस्त चले गए। कई अहबाब गायब हो गए बेकार होते ही, अयादत करने वाले उठ गए बीमार होते ही। हवेली की पुरानी रौनकें तो लौट आई हैं, मगर वो दबदबा जाता रहा बाजार होते ही। तुम अपने सामने हर एक को झूठा समझते हो, ये तुम्हें क्या हो गया साहिबे दस्तार होते ही। और शेरे आखिर सुने कि मैं कच्ची नींद से जागा था दुनिया की मोहब्बत में, ये जालिम लेकिन सो गई मेरे बेदार होते ही। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। एमसीक्यूज हैं, बहुत आसान हैं। पूरे एक्सरसाइज वाले जितने भी एमसीक्यूज हैं, एक तो ये अहम बड़े होते हैं, दूसरा ये हमारे चैप्टर के आर्टिकल से ही लिए गए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज इसमें नहीं बताई गई। तो सबसे पहला एमसीक्यू है कि विच ग्रुप 2 ऑक्साइड फॉर्म मोस्ट अल्केलाइन सॉल्यूशन इन वाटर। यानी ये आपके सामने 4 ऑक्साइड हैं, ठीक है, इनमें से कौन वाला ऑक्साइड ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा जब हम उसे पानी में डालेंगे। आपको मैंने पढ़ाया था कि ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, मेटल ग्रुप 2 के ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो ऑक्साइड्स की जो सोलुबिलिटी है वो बढ़ती है। तो जो ऑक्साइड जितना ज्यादा सोलुबल होगा वो उतना जल्दी अपना एल्केलाइन कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, तो एंड पे क्या होगा, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड विल बी द मोर बेसिक। ये ज्यादा बेसिक है, इसलिए ये ज्यादा अल्केलाइन सॉल्यूशन बनाएगा। अगला एमसीक्यू देखेंगे, विच ग्रुप 2 एलिमेंट्स डज नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम। कौन सा ग्रुप 2 एलिमेंट है जो पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता और स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। तो आपने पढ़ा हुआ है बेरिलियम जो है ना तो वो आम पानी के साथ रिएक्ट करता है ना स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। उसकी खास वजह क्या है, क्योंकि बेरिलियम के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वो वाटर के साथ बिल्कुल किसी भी हाल में रिएक्शन नहीं देता। तीसरा एमसीक्यू देखेंगे, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद स्टीम। अगर आपको याद हो टॉपिक, तो जब हमने मैग्नीशियम का रिएक्शन स्टीम के साथ करवाया था गैस फॉर्म में, तो ये बना था मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO और साथ में प्रोड्यूस हुई थी हाइड्रोजन गैस। वैसे अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर लिक्विड फॉर्म से करवाएं तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनता है, मगर स्टीम के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो यही वाला आंसर नहीं बनेगा, जी हाँ बिल्कुल बीटा आंसर बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अगला एमसीक्यू यानी एमसीक्यू नंबर 4 कहता है, CpC फॉर्म व्हेन ग्रुप 2 बेसिक ऑक्साइड्स CaO रिएक्ट विद वाटर। अगर आपको याद हो को ये जो ऑक्साइड्स होते हैं, जब हम इनको पानी में डालते हैं तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनते, जी हाँ बिल्कुल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। तो इसका आंसर ढूंढे, साल्ट एंड हाइड्रोजन, नो मेटल हाइड्रोक्साइड। यस, बिल्कुल ऐसे ही है, मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। ये देख लीजिए, दिस इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। नीचे वाले ऑप्शन को तो देखने की फिर जरूरत ही ना रही। अगला एमसीक्यू देखेंगे 5वां, ग्रुप 2 कार्बोनेट्स इज थर्मली मोस्ट स्टेबल। कौन सा थर्मली मोस्ट स्टेबल होता है? याद करो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पहला होता है ना बेरिलियम, इसका साइज होता है छोटा, जिसकी वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी होती है ज्यादा। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी कैटाइन की ज्यादा होगी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो इसलिए ये इस वाले एनाइन को बहुत जल्दी डिस्टॉर्ट कर देगा, तो ये वाला जल्दी टूट जाएगा। तो ये थर्मली लेस स्टेबल है, तो फिर ऊपर से नीचे स्टेबिलिटी कार्बोनेट की बढ़ती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट स्टेबल होगा दैट विल बी बेरियम कार्बोनेट। अगला एमसीक्यू देखें,
प्रोडक्ट ऑफ हीटिंग ग्रुप 2 नाइट्रेट्स, बहुत आसान है, ग्रुप 2 का कोई नाइट्रेट ले लें, कैल्शियम नाइट्रेट ले लें, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, दिस इज द कैल्शियम नाइट्रेट। इसको हीट करें, एक तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ में ऑक्सीजन बनेगी। बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा दें, इधर 4 लगा दें, ऐसे ही है ना जी, बिल्कुल ऐसे ही हमने टॉपिक में पढ़ा हुआ है। तो ये 3 चीजें ढूंढें किस ऑप्शन में है, ये जनाबे वाला बीटा ऑप्शन में है, मेटल का ऑक्साइड CaO और NO2 और साथ में ऑक्सीजन गैस। सही हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट MCQ देखते हैं। रीजन फॉर इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 नाइट्रेट डाउन द ग्रुप। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स के जो नाइट्रेट हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। थर्मल स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है, उसकी वजह क्या है? वजह बिल्कुल यही वाली है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने की वजह से ना पोलराइजिंग पावर जो है वो कम होती है। तो जिस कैटाइन की पोलराइजिंग पावर कम होगी वो जो है एनाइन को जल्दी डिस्टॉर्ट नहीं कर पाएगा और वो वाला साल्ट या नाइट्रेट ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऊपर से नीचे जब आप आते हैं लार्जर कैटाइन होता जाता है और लोअर पोलराइजिंग पावर होती जाती है। दिस इज द आंसर। 8वां MCQ देखें, विच सल्फेट इज लीस्ट सॉल्युबल इन पानी। दूसरी राय नहीं है, बेरियम सल्फेट। हमने पढ़ा था कि ऊपर से नीचे बड़ी डिटेल से पढ़ाया था बेरियम सल्फेट, क्योंकि बेरियम का आयन बड़ा होता है, सल्फेट का आयन भी बड़ा होता है, तो इनके दरमियान बहुत अच्छा बांड होता है, इसलिए इनकी लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनको डिजॉल्व करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए ये लीस्ट सॉल्युबल बल्कि इनसॉल्युबल होता है पानी में। उसके बाद नेक्स्ट MCQ भी सेम ऐसा ही है कि विच वन इज लीस्ट सॉल्युबल। तो इसमें कौन लीस्ट सॉल्युबल है? अब इसमें ना 2 अलग अलग किस्म के हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है। तो हाइड्रोक्साइड के और इसके इन दोनों के मुकाबले में जो है हम कंपैरिजन करेंगे। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, ये ऊपर वाला हाइड्रोक्साइड है, ऊपर वाले हाइड्रोक्साइड लेस सॉल्युबल होते हैं, तो ये है लेस सॉल्युबल, मगर ये स्प्रेंगली सॉल्युबल है, थोड़ा बहुत हल हो जाता है। मगर बेरियम सल्फेट जो है वो सबसे कम सॉल्युबल है, लीस्ट सॉल्युबल है, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा? बेरियम सल्फेट होगा। दोस्तों आखिरी MCQ की जानिब बढ़ रहा हूं कि वाई बेरिलियम +2 फॉर्म कॉम्प्लेक्स मोर रेडली देन बेरियम। आपको पता है ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनमें बेरिलियम कॉम्प्लेक्स बनाता है और ज्यादा आसानी से और जल्दी से कॉम्प्लेक्स बनाता है एज कंपेयर टू बेरियम। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह मैंने आपको बताई थी, स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। तो देखिए यहां पर कोई है लार्ज साइज, नो, लोअर चार्ज डेंसिटी, अरे नहीं, हाई चार्ज डेंसिटी, अरे हाँ बिल्कुल यही आंसर है, हाई चार्ज डेंसिटी। बट मोर डी ऑर्बिटल नहीं, ये नहीं होगा। तो दीज आर द MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 17। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जब तक किताबें आती हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको तैयार कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज जी। अब हम डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। प्यारे बेटे शॉर्ट क्वेश्चन तो जाहिर है आपको पता है बड़े अहम हैं और शॉर्ट क्वेश्चन पहले भी हम पढ़ते होते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन के नाम से हमें कुछ सवाल दिए हैं। हर एक्सरसाइज में 3, 4 या 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस दिए हैं। अरे दोस्त कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस भी शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं, आपने उनको कोई और सवाल नहीं समझना, वो भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। मैंने आपके सामने आंसर लिख लिए हैं। इस लेक्चर की आप स्क्रीनशॉट पहले ले लें तो ज्यादा बेहतर है, बाद में लेना चाहिए, बल्कि नहीं पहले नहीं लेनी, क्योंकि मैंने कुछ इक्वेशंस भी ऐड करनी है। एंड पे मैं आपको टाइम दूंगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस एक्सरसाइज का, दीज आर द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहला सवाल मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल पता क्या है, वो कहता है 2 बीकर लेने हैं हमने, 2 बीकर, एक बीकर ये है और एक बीकर जनाबे वाला ये है। दोनों बीकर में अलग अलग 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर मौजूद है। कितना पानी है? 100 सेंटीमीटर क्यूब इसमें है, 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी इसमें है। अब आपने क्या करना है, इस वाले बीकर में 0.1 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व कर देने हैं और इस वाले बीकर में 0.1 मोल ही बेरियम हाइड्रोक्साइड के डिसॉल्व कर देने हैं। और आपने ये बताना है कि इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन में से ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसकी पीएच जो है वो ज्यादा है, हायर पीएच किसकी ज्यादा है।
आपका दिमाग क्या काम करता है? मेरा दिमाग तो ये काम करता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड में से जो ज्यादा सोलुबल होगा पानी में, जिसकी सोलबिलिटी ज्यादा होगी पानी में, वही ज्यादा मिकदार में OH आयन पैदा करेगा, और जो OH आयन ज्यादा पैदा करेगा वही ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि pH 7 से जितनी आगे जाती रहेगी सॉल्यूशन उतना बेसिक होता जाएगा। तो जो इन दोनों में से ज्यादा सोलेबल होगा वही ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा, उसी सॉल्यूशन की पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी। तो आप देखें हमने चैप्टर के लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ग्रुप 2 के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो उनकी सोलोबिलिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उनकी जो है वो लैटिस एनर्जी में कमी आती है और हाइड्रेशन में भी कमी आती है, मगर लैटिस में ज्यादा जल्दी से कमी आती है, इसीलिए ऊपर से नीचे सोलेबिलिटी बढ़ती है। सोलेबिलिटी जो बढ़ती है तो फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कम सोलेबल होगा और बेरियम हाइड्रोक्साइड ये ज्यादा सोलेबल होगा, इसलिए ये ज्यादा OH आयन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से पीएच बढ़ जाएगी। यही कुछ ही है और मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आइए मैं आपको रीड करा देता हूं। कहता है द बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हैज द हायर पीएच। बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की पीएच ज्यादा होगी। रीजन, वजह क्या है? आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है, द सोल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस, बढ़ती है, डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है इज मच मोर सोलुबल देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिहाजा more barium ion and hydroxide ions are produced in solution. A higher concentration of OH negative ions gives a higher pH. आंसर बहुत पक्का और सच्चा और अच्छा है, किसी हेल्पिंग बुक से तैयार करने की जरूरत नहीं है, आप यही से तैयार कर लें। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कहता है कि साइज ऑफ Cr2O7-2 इज, ये क्या भला है? Cr2O7-2 ये एक आयन है, ये एक एन आयन है, इसका नाम है डाइक्रोमेट आयन। आगे शायद हम डिस्कस करें। डाइक्रोमेट आयन इज ग्रेटर, तीर ऊपर है मतलब ग्रेटर देन सल्फेट आयन। देखें भाई, सल्फेट आयन के बारे में हमने पढ़ा था कि सल्फेट आयन बड़े होते हैं, बिल्कुल बड़े होते हैं, मगर जो डाइक्रोमेट आयन है वो सल्फेट आयन से भी ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक हो गया जी सर। सवाल क्या है? सवाल यह है कि अगर आपके पास डाइक्रोमेट के साल्ट हो, मतलब कैल्शियम डाइक्रोमेट हो, यानी कि Cr2O7-2 के साथ कैल्शियम जोड़ दें, एक ही कैल्शियम आएगा क्योंकि कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज है और Cr2O7 के ऊपर -2 का चार्ज है, तो इसे बोलते हैं कैल्शियम डाइक्रोमेट। तो प्रिडिक्ट वेदर कैल्शियम डाइक्रोमेट या स्ट्रोंशियम डाइक्रोमेट इज मोर सोलुबल इन वाटर। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि कैल्शियम डाइक्रोमेट पानी में ज्यादा हल होगा या स्ट्रोंशियम डाइक्रोमेट पानी में ज्यादा हल होगा। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा प्रिडिक्ट बाय द ट्रेंड ऑफ सोलेबिलिटी ऑफ सल्फेट ऑफ ग्रुप 2। जो ग्रुप 2 के सल्फेट्स है ना, उनका जो सोलोबिलिटी का ट्रेंड है सेम वैसा ही डाइक्रोमेट का ट्रेंड है। और याद करो, मैंने आपको सल्फेट की सोलोबिलिटी के बारे में पढ़ाया था कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 2 की सोलोबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है, घटती है। ऊपर वालों की सोलोबिलिटी ज्यादा होती है, नीचे वालों की सोलोबिलिटी जो है वो कम होती चली जाती है। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि लैटिस एनर्जी भी कम होती है और हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होती है, मगर जो हाइड्रेशन एनर्जी है उसमें जो कमी है वो ज़्यादा आती है लैटिस के मुकाबले में, इसीलिए ऊपर से नीचे सोलेबिलिटी सल्फेट की डिक्रीज होती है। जब सल्फेट की सोलेबिलिटी डिक्रीज होती है तो डाइक्रोमेट की भी डिक्रीज होगी, क्योंकि उस सवाल में उसने कहा है कि वही ट्रेंड फॉलो करें जो आपने सल्फेट वाला ट्रेंड फॉलो किया हुआ है। ठीक है, तो आंसर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। आंसर आप देख सकते हैं कि कैल्शियम डाइक्रोमेट इज मोर सोलुबल देन स्ट्रोंशियम डाइक्रोमेट। सेम वैसे ही जैसे हमने देखा था, क्योंकि कैल्शियम ऊपर होता है और स्ट्रोंशियम नीचे होता है, तो ऊपर वाले सल्फेट ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, नीचे वाले सल्फेट लेस सॉल्युबल होते हैं। सेम इसी तरह से ऊपर वाले डाइक्रोमेट भी ज्यादा सॉल्युबल होंगे, नीचे वाले डाइक्रोमेट लेस सॉल्युबल होंगे। आंसर मैंने पक्का आंसर लिख दिया है, कोई भी खराबी नहीं है इसमें। आइए आपको रीड करवाता हूं। द क्वेश्चन आस्क्स अस, हमें क्वेश्चन ये बताता है
कि टू फॉलो द सोलोबिलिटी पैटर्न ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट, जो ग्रुप 2 सल्फेट का सोलोबिलिटी पैटर्न था उसी को आपने डाइक्रोमेट के ऊपर लगाना है। ये हमें सवाल कहता है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, मगर आप जब बुक से पढ़ेंगे तो सवाल यही कह रहा है, द सोलोबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस मोर रैपिडली देन लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी में जो कमी है वो लैटिस एनर्जी के मुकाबले में बहुत कमी आ रही है, ठीक है, रैपिडली तेजी से कमी आ रही है, यानी हाइड्रेशन एनर्जी कम है लैटिस के मुकाबले में, लिहाजा अप्लाई द सेम ट्रेंड टू डाइक्रोमेट्स, लिहाजा कैल्शियम डाइक्रोमेट इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर सोलुबल देन स्ट्रोंशियम डाइक्रोमेट। इज दैट क्लियर? यस सर। आगे है क्वेश्चन सी। सी बहुत इजी है, इक्वेशन लिखनी है आपने फॉर रिएक्शन ऑफ बेरियम विद कूल्ड वाटर। बेरियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ बड़ी तेजी से रिएक्शन करता है, क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो हैं, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये जो हैं ऊपर से नीचे जब आप आते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी में कमी आती जाती है, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता चला जाता है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी में अब हम बात करते हैं सी क्वेश्चन की। सी क्वेश्चन बहुत आसान है, आपने इक्वेशन लिखनी है फॉर रिएक्शन ऑफ बेरियम विद कूल्ड वाटर। कूल्ड वाटर के साथ जो बेरियम का रिएक्शन है उसकी इक्वेशन लिखनी है। कैसी इक्वेशन होती है मैं आपको लिख के दिखाता हूं। ये हमारे पास बेरियम है, बेरियम का रिएक्शन हम करवा रहे हैं H2O के साथ, यानी वाटर के साथ, और वाटर है भी ठंडा वाटर, ठीक है। ठंडे पानी के साथ इसका जब रिएक्शन होगा तो एक तो बनेगा बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस। ये टॉपिक हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जब कभी ग्रुप 2 मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये तो आपके सामने रिएक्शन है, इस रिएक्शन को जरा बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 लगा हुआ है, इधर भी 2 लगा हुआ है, 2 2 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको बताऊं ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें से बहुत ज्यादा हीट निकलती है। हालांकि ठंडे पानी के साथ रिएक्शन हो रहा है मगर फिर भी हीट रिलीज होती है। उसकी क्या वजह है सर जी? मेरे प्यारे बेटे, बेरियम जो है ये हाईली रिएक्टिव है, विग्रसली बड़ी तेजी से धमाकेदार रिएक्शन देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ग्रुप 2 मेटल्स जब ऊपर से नीचे हम मूव करते हैं तो सोलोबिलिटी ना रिएक्टिविटी में इजाफा होता है। यानी बेरिलियम बहुत कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम और ज्यादा है, स्ट्रोंशियम और ज्यादा है। इसी तरह ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी में इजाफा हो रहा है। तो बेरियम रिएक्ट विगरसली तेजी के साथ विद ठंडा ठंडा पानी 2 फॉर्म बनाता है बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया, और साथ में हाइड्रोजन गैस। बस इतना ही आंसर है इसका। ओके हो गया, नेक्स्ट बिल्कुल ओके हो गया। उसके बाद सी के बाद आता है ई, ठीक है। ई यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ई, सी के बाद ई आता है। अरे नहीं हो नहीं, सी के बाद डी आता है, तो डी ये है, डी ये है सर। ये आगे पीछे उसकी भी वजह बताऊंगा, कोई रीजन होती है। डी क्वेश्चन क्या है? डी क्वेश्चन ये है कि जो बेरिलियम है ना, बेरिलियम वो ऑक्सीजन के साथ मिलके एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। यानी बेरिलियम को हम एक्सपोज करें ना एयर में बाहर, तो फौरन उसके ऊपर एक ऑक्साइड्स की, बेरिलियम ऑक्साइड्स की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से अंदर वाला बेरिलियम मजीद आगे रिएक्ट नहीं करता और वो सेव रह जाता है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसकी क्या वजह है कि प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो सिर्फ बेरिलियम ही अपने ऊपर क्यों बनाता है, बाकी जो एलिमेंट हैं ग्रुप 2 के वो क्यों नहीं बनाते? तो वजह मैं आपको बता देता हूं। बेरिलियम ना बेसिकली उसका साइज है छोटा, बेरिलियम आयन का Be+2 आयन का साइज छोटा है, इसलिए उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो वो अपने साथ जो ऑक्सीजन है उसको पक्का जोड़ लेता है, इसलिए एक प्रोटेक्टिव लेयर ऊपर बन जाती है। हाँ, और वो अंदर वाले बेरिलियम को सेव रखती है। आंसर मैंने लिखा हुआ है, आप रीड भी कर लें तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने इस तरीके से आपको लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं। बेरिलियम फॉर्म बनाता है आप प्रोटेक्टिव एक सेव थिन पतली लेयर ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, अपनी सरफेस पे। वजह क्यों बनाता है? बिकॉज बेरिलियम आयन is very small with high charge density, बहुत छोटा होता है इसलिए उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। therefore लिहाजा the attraction between बेरिलियम का आयन एंड ऑक्साइड का आयन is very strong। हाँ जी,
द BeO लेयर इज स्टेबल होती है, इनसॉल्युबल होती है, प्रोटेक्टिव होती है, फर्दर रिएक्शन विद एयर प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन, स्टेबल और इंसॉल्युबल है इसलिए प्रिवेंट बचाती है फर्दर रिएक्शन से विद एयर के साथ। और अदर ग्रुप 2 मेटल्स जो हैं दे फॉर्म लेस प्रोटेक्टिव ऑक्साइड्स लेयर बिकॉज देयर आयंस आर लार्ज, इनके आयंस बड़े होते हैं, बेरिलियम के नीचे आए मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम आयन बड़े होते जाते हैं, इसलिए ऑक्सीजन के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बनता, इसलिए इनकी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती। ओके हो गया जी सर, बिल्कुल ओके हो गया। उसके बाद CD, उसके बाद ई क्या है, प्रोडक्ट ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम नाइट्रेट। बेरियम नाइट्रेट को जब आप हीट करेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमने मेरे ख्याल क्विक चेक में भी पढ़ा है। बेरियम नाइट्रेट को हीट करने से उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं आपके सामने बेरियम नाइट्रेट को हीट करता हूँ, माजरत मैंने इधर जगह थोड़ी बचाई है। बेरियम नाइट्रेट BaNO3 जब हम इसको हीट करेंगे ना तो इसमें से 3 चीजें बनेगी। एक बनेगा बेरियम ऑक्साइड, मैं नीचे लिख रहा हूं बेरियम ऑक्साइड, साथ में बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में बनेगी ऑक्सीजन गैस। ऐसे है कि नहीं है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने आपको यहाँ पे एक टेक्निक बताई थी बैलेंस करने की, मैंने कहा था कि बेरियम दूसरे ग्रुप से है तो इसके पीछे 2 मोल लगा दें। जब यहाँ 2 लगाते हैं तो इधर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा और इधर आपको 4 लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो 4 हो गए हैं, ये N है ना, इसके साथ यहाँ पर 2 लगा हुआ है, ये 2 N के साथ है, ये 2 इस 2 से ज़रब खाएगा तो 4 नाइट्रोजन हो जाएंगे। तो ये नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऊपर मैंने लिखा भी है कि ऑन हीटिंग बेरियम नाइट्रेट प्रोड्यूस बेरियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये बेरियम का ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड है और ये ऑक्सीजन है। आंसर हो गया। ई के बाद होता है F, वाई सोलबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये पहले भी डिस्कस हो चुका है कि ऊपर से नीचे हाइड्रोक्साइड की सोलिबिलिटी बढ़ती है। जी हाँ, क्यों बढ़ती है? क्योंकि ऊपर से नीचे लैटिस एनर्जी भी घट रही है, हाइड्रेशन एनर्जी भी घट रही है, मगर कौन सी चीज ज्यादा कम हो रही है? लैटिस एनर्जी में कमी जो है वो बड़ी तेजी से आ रही है, इसलिए बड़ी आसानी से नीचे वाले जो है डिसॉल्व होते चले जाएंगे। यही बात मैंने लिख भी दी है और मैं आपको रीड करवा दूं। द सोलबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस, बढ़ती है डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे, बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप एंड लैटिस एनर्जी आल्सो डिक्रीज, मगर decrease in lattice energy is greater than hydration energy, therefore dissolution become easier। जिसने मेरे टॉपिक पढ़े हुए हैं इस चैप्टर के अंदर से, वो इन सवालों के जवाब खुद लिखने के काबिल है। मैं आपको ये चैलेंज से कह सकता हूं, क्योंकि मैंने जिस तरीके से आपको लेक्चर्स पढ़ाए हैं उसके बाद ये वाले सवाल सॉल्व करना या इनको समझना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सर जी F तो हो गया, F के बाद क्या आता है? G, उसके बाद आता है H। G किधर है? ढूंढो मुझको। ये है G है। डॉ प्रोसेस में इक्वेशन फॉर पीपीटी ऑफ Mg+2 आयन बतानी है। डॉ प्रोसेस हमने पढ़ाया था जिसमें हम Mg आयन जो कि समुद्र के पानी में होते हैं उनमें से जो है ना बिछड़ कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं, उजड़ जाती हैं महफिलें मगर चेहरे याद रहते हैं, समंदर की निगाह फैलाओ पे मरकूज है, यानी फैला हुआ है, मैं दरिया हूं मुझे मेरे किनारे याद रहते हैं। और शेर सुने कि खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है, ये पागल भी हो जाए इसे बेटे याद रहते हैं, और शुगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं जिन्हें लतीफे याद रहते हैं। समंदर के पानी में मैग्नीशियम के आयन होते हैं, हमने इन मैग्नीशियम के आयन को एक्सट्रैक्ट करके बाहर अलग मैग्नीशियम मेटल में ले जाना है, तो फिर इसके लिए हम डॉ प्रोसेस यूज करते हैं, तो उसमें एक प्रेसिपिटेट वाली इक्वेशन आती है, वो आपने लिखनी है। अब सुनिएगा मेरी बात, मैंने लिखा हुआ है इन डॉ प्रोसेस मैग्नीशियम आयन इज प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, किसके अंदर डालें? देखें, ये मैग्नीशियम आयन होता है समंदर के पानी में, Mg+2 एक्वस समंदर के पानी में होता है। समंदर का पानी लेकर उसके अंदर बाहर से आपने क्या डालना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देना है, CaOH2। जैसे ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे किसके अंदर? मैग्नीशियम आयन रखने वाले समुद्र के पानी के अंदर, तो क्या होगा कि मैग्नीशियम आयन कैल्शियम की जगह पे आ जाएगा और ये बन जाएगा MgOH2 और साथ में Ca+2 का आयन एक्वस में चला जाएगा, और ये MgOH2 जो है
ये पानी में लेस सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, इसलिए इसके वाइट कलर के पीपीटी नीचे बैठ जाएंगे, MgOH ये बन गया। यानी मैग्नीशियम आयन जो पानी में घूम रहा था, हमने उसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की शक्ल में प्रेसिपिटेट बनवा लिया। अब इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम फिल्टर करेंगे, अलग करेंगे और इसको आगे इलेक्ट्रोलिसिस में डालेंगे और इससे हम मैग्नीशियम जो है नहीं बल्कि अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो है फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद इसका आगे रिएक्शन करवाएंगे, 1-2 रिएक्शन के बाद हमें मैग्नीशियम की मेटल मिल जाएगी। वो मैंने आपको टॉपिक में पढ़ाया हुआ था, मगर इधर आप यही आंसर लिखेंगे। ये 2 लाइनें, ये वाली इक्वेशन लिखनी है, ज़रूर लिखनी है इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन ही पूछी गई है। एंड द वाइट पीपीटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को फिल्टर किया जाएगा एंड यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल। सही हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया। जी के बाद आता है एच क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि मेडिकल यूज ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखें और मेडिकल यूज ऑफ बेरियम सल्फेट लिखें। तो ये पहले ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं इरेज ही ना करूं, लिखा हुआ है। आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 11 पे मौजूद है, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मौजूद है और मैंने भी उसी बुक से ही लिखे हुए हैं जवाब। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम पढ़ चुके हैं लेक्चर 8 में, पिछले लेक्चर में, कि कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सिरप होता है ये, और ये न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस स्टमक एसिड को एंड यूज्ड एज माइल्ड लेक्सेटिव, थोड़ा बहुत कब्ज को खत्म करने के लिए यूज होता है। एंड लो सॉल्युबिलिटी है इसकी, पानी में कम हल होता है, इसलिए आसानी से ये यूज किया जा सकता है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है आंसर। उसके बाद बेरियम सल्फेट का भी मैंने आपको यूज बताया था कि बेरियम सल्फेट यूज्ड एज बेरियम मील्स, हाँ मील्स कहते हैं खाने को। तो बेरियम मील्स पिलाए जाते हैं। एक्सरे इमेजिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर मैदे और आंतों का एक्सरे करना हो तो बेरियम सल्फेट पिला दिया जाता है, क्योंकि बेरियम सल्फेट ओपैक टू एक्सरेज है, एक्सरेज इसमें से नहीं गुजर सकती, इसलिए जो है ना एक्सरेज जाके टकराती हैं और इमेज बनाती हैं और डॉक्टर ऑब्जर्व करता है कि अंदर क्या मामला चल रहा है। तो सेव है ये यूज़ के लिए, बिकॉज ये इनसॉल्युबल है, ये पिया जाता है, लेयर बनाता है मैदे और आंतों में, फिर थोड़े टाइम के बाद ये एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से, ये हमारे ब्लड में डिजॉल्व नहीं होता, ना ही अब्जॉर्ब होता है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आके ना शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। फिर क्या है, फिर हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, और मेरे ख्याल 2, 3 या 4 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स हैं। उनमें से एक मैंने लिखा हुआ है जो कि टेक्स्ट बुक से ही है, वो है कंस्ट्रक्टेड, सी माने कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन ऑफ सी, यानी सी वाला कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स है। वो कहता है एग्रीकल्चर यूज लिखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज़राअत में, एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में कहाँ और कैसे इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है। तो दिस इज द आंसर। बस ये 2 लाइनें, ये भी टेक्स्ट बुक से चुराई गई हैं। एडेड टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसे ज़मीन में डालते हैं, क्योंकि ये इंक्रीज करता है सॉइल की पीएच। वजह, क्योंकि ये एक बेस है और बेस जो है वो अपना किरदार दिखाएगा और पीएच को बढ़ाएगा जैसे ही जाएगा। मेक द सॉइल मोर सुटेबल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ये क्रॉप अच्छी फसलों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि ज़मीन की पीएच जब एसिडिक होती है तो वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं अच्छे फल या अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं देती। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। उसके बाद जो है ना हम आखिरी 2 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स जो बचे हुए हैं उनको जरा देखते हैं। बनाइए स्क्रीनशॉट। जी जनाबे वाला, अब बारी आती है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स की, जो 2 बचे हुए हैं, एक ए वाला और दूसरा बी वाला। सी वाला तो मैंने इधर करा दिया ना आपको। ए वाला क्या है, ए वाला बड़ा शानदार और आसान सवाल है। वो कहता है कि वाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर, बेरिलियम की का जो मेल्टिंग पॉइंट है और डेंसिटी है वो पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बेरिलियम का जो साइज है ना वो बहुत छोटा है एटम का, तो जिसका साइज छोटा हो उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो उसके बांड बनाने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो बेरिलियम के अंदर मेटेलिक बांड बड़ा ही स्ट्रांग होता है, और दूसरा बेरिलियम के जो एटम हैं वो मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा होने की वजह से टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। तो ये मैंने ना आसान सा लिखा हुआ है आपके सामने, आइए देखते हैं। बेरिलियम हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी अमंग ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स में बेरिलियम की डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाई हैं।
वजह क्या है? बिकॉज बेरिलियम एटम हैज अ वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज। बेरिलियम का साइज बहुत छोटा होता है एंड हाई चार्ज डेंसिटी, और इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, लिहाजा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं बिटवीन बेरिलियम एटम। दीज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स नीड मोर एनर्जी टू ब्रेक, गिविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है, इनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए जो मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा देती है। द एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, एटम एक दूसरे के साथ क्लोजली जुड़े होते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि आ हाई चार्ज, हाई डेंसिटी, इन अ हाई डेंसिटी। ठीक हो गया, ये आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स मोर रिएक्टिव क्यों हैं ग्रुप 2 एलिमेंट से? ये मैंने आपको पढ़ा दिया था रिएक्टिविटी वाले दिन, टेक्स्ट बुक से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये भी टेक्स्ट बुक वाला ही होता है कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, और ग्रुप 2 एलिमेंट में दो दो इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, और दो दो इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है। इसीलिए जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है वही ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव हैं। देखें क्या लिखा हुआ है, ग्रुप 1 एलिमेंट, आप पूरा लिखना, मैंने तो G1 लिखा है ना, आप ग्रुप 1 लिखना। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स मोर रिएक्टिव देन ग्रुप 2, ये देखें, देन ग्रुप 2 एलिमेंट्स, बिकॉज दे हैव ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप पूरा लिखना, दिस इलेक्ट्रॉन इज लोएस्ट, सॉरी दिस इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, ये लूज हो जाएगा मोर इजिली, बड़ी आसानी से, ड्यू टू लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ग्रुप 2 मेटल्स मस्ट लूज 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, विच रिक्वायर, जिन्हें जरूरत है मोर एनर्जी की। देयरफॉर ग्रुप 1 एलिमेंट रिएक्ट मोर रेडली, तेजी से, देन ग्रुप 2 मेटल्स। तो ये है आंसर। इस जगह पर जाके हमारा चैप्टर नंबर 17 या सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर खत्म होता है। मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है कि आपको अच्छा पढ़ाऊं, फिर भी कमी रह जाती है, गलतियां भी होती हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि गलतियां नहीं होती, इंसानों से गलतियां होती हैं, हम सीख रहे होते हैं, आपको सिखा रहे हैं तो हम भी सीख रहे हैं नई नई चीज़ें हर आए दिन। तो गलतियां होती हैं। जो बच्चे गलतियां जो है मेंशन करते हैं कमेंट्स में कि सर आपने यहाँ पे मिस्टेक की है, मुझे अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता, और मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट उस गलती को बार बार ना दोहराया जाए। तो बहुत शुक्रिया आपकी हेल्प का जो आप मेरे लिए करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये हमारा आज का यहाँ पे लेसन ख़त्म हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।